हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सॉर्स एकेडमी। तो गाइज आज के लेक्चर में हम देखेंगे एसपी का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 4। तो पार्ट 3 तक हम लोग ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कर लिया था, जिसके अंदर हम लोग ने प्रेफरेंस शेयर का टाइप्स देख लिया था और फीचर देख लिया था। तो इसमें अब आते हैं रिटेन्ड अर्निंग में। ये भी एक तरीके का ओन्ड कैपिटल है, यानी खुद का कैपिटल होता है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग होता क्या है? जब कोई भी कंपनी हर साल बिजनेस करते हुए हर एक प्रॉफिट को एज अ शेयर लाइक वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट ना करके अपने पास पैसे को जमा करके रखते हैं ताकि वो फ्यूचर में उसे यूज़ कर सकते हैं। तो जब पैसे को आप रिटेन करते हो, अपने पास रिटेन करते हो अपने अर्निंग को, तो उसे रिटेन्ड अर्निंग कहा जाता है। तो देख लेते हैं मीनिंग इसका क्या है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर सब्जेक्ट टू वेरिएशन इन अर्निंग। वेरिएशन होता है, लाइक कभी अर्निंग ज़्यादा होगा, कभी अर्निंग कम होगा, वो हमेशा वेरिएशन होता रहता है। इट वुड बी अ वाइज डिसीजन टू कीप असाइड अ पार्ट ऑफ अर्निंग। ये एक बहुत अच्छा डिसीजन होगा कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना पैसा थोड़ा सा साइड में रखे ताकि वो फ्यूचर में उसे यूज़ कर सके। अ प्रूडेंट कंपनी डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट एंटायर प्रॉफिट अमॉन्ग द शेयर होल्डर। कोई भी अच्छा कंपनी होगा, कोई भी अगर अच्छा कंपनी होगा तो वो अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट शेयर होल्डर लोग को देगा नहीं। शेयर होल्डर को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। एज अ डिविडेंड वो पूरा का पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, वो कुछ प्रॉफिट अपने पास रखता है ताकि वो फ्यूचर में यूज़ कर सके। अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज रिटेन्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द रिजर्व ऑफ द फंड। दिस रिजर्व आर रिटेन्ड अर्निंग ऑफ अ कंपनी। ऐसे रिजर्व को रिटेन्ड अर्निंग कहा जाता है। द सम टोटल ऑफ रिटेन्ड अर्निंग गेट एक्यूमुलेटेड ओवर द ईयर। हर साल एक्यूमुलेट होना यानी साल बाय साल जमा होना। हर ईयर बाय ईयर क्या होता है? पैसा अपने पास जमा होते चले जाता है। दिस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। जो भी ये पैसा जमा हुआ है आपके पास, वो पैसा आप क्या कर सकते हो? री इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी वापस से बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। द डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड। देन उसके बाद क्या कर सकते हो? बाकी का जो बचा है आप वो डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट एंड देयर यूटिलाइजेशन इन बिजनेस इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग। एक छोटा सा डेफिनेशन दिया हुआ है कि एक ये प्रोसेस है जिसमें आप पैसों को एक्यूमुलेट करते हो ताकि आप फ्यूचर में उसे यूज़ कर सको। सिंपल वर्ड में बोलूँ, अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट विच इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ, नेट प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आपने शेयर होल्डर लोग को नहीं दिया है उसे रिटेन्ड अर्निंग कहा जाता है। रिजर्व फंड भी बोला जाता है उसे। कंपनी कन्वर्ट्स रिजर्व इनटू अ बोनस शेयर कैपिटल। ऑलरेडी हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि बोनस शेयर होता क्या है। तो जो भी पैसा होगा, जो भी आप रिटेन्ड अर्निंग रखते हो, अगर आपको उसे री इन्वेस्ट करना है तो आप एज अ बोनस शेयर वो लोगों को दे दोगे। बोनस शेयर पैसे का नहीं, फ्री में मिलता है और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलता है। जो आपका पहले से शेयर होल्डर है उन लोगों को बोनस शेयर दिया जाता है। तो जो भी पैसा उन क्या करेंगे, वो पैसा उठा के अपना बोनस शेयर में कन्वर्ट करके उसे वापस से री इन्वेस्ट कंपनी करती है और उसे प्रॉफिट कमाती है। दिस कैपिटलाइजेशन, देखो इसे कैपिटलाइजेशन क्यों बोला जाता है कि जैसे आपके पास पैसा पड़ा था, वो पैसे को आप ऐसे ही नहीं यूज़ कर सकते, उसको आप क्या करोगे? बोनस शेयर बनाओगे। अब लोगों को बोनस शेयर जब दोगे तो यानी आपने शेयर इशू किया है, सिर्फ उसका आपने पैसे नहीं लिया क्योंकि उस पहले से पैसा पड़ा था, तो आपने उसका क्या किया? वापस से इन्वेस्ट कर दिया। आपका वो जो पैसा था वो कैपिटलाइज हो गया, यानी कैपिटल बन गया वापस से, जो आप बिजनेस में यूज़ कर सकते हो। कैपिटलाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट बाय द इशू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर इशू करके अपने प्रॉफिट को कैपिटल बना लेते हैं। इस लाइन को लिख लेना, काफ़ी लाइक ईजी है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो जाता है। नोन एज प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लगिंग मतलब खुद का प्रॉफिट अपने पास रखना। सेल्फ फाइनेंसिंग यानी खुद को खुद से फाइनेंस करना। बोनस शेयर आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे मैंने बता दिया था। थर्ड पैराग्राफ क्या है? मैनेजमेंट कैन कन्वर्ट रिटेन अर्निंग इनटू अ परमानेंट शेयर कैपिटल। मैनेजमेंट क्या कर सकती है? जो भी प्रॉफिट है उनके पास जमा हुआ है उनको वो कन्वर्ट करके परमानेंट कैपिटल में बदल सकती है बाय इशूइंग अ बोनस शेयर। ऑलरेडी मैंने बता दिया, कंपनी बोनस शेयर इशू करती है, उससे उसका प्रॉफिट जो रहता है वो कैपिटल बन जाता है। मतलब वापस से वो एक तरीके से मार्केट से पैसा लिया वैसा वो बन जाता है। सिर्फ पैसा लेते नहीं है, बोनस शेयर के तौर पे कर देते हैं। इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग अ लॉन्ग टर्म कैपिटल। लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए यूजफुल होता है। इट इज़ अ सिंपल एंड द चीपेस्ट मेथड। ये एक सिंपल और चीप मेथड होता है। आगे देख लेते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग को क्या क्या चीज़ डिटरमाइन करता है? पहला है टोटल अर्निंग्स ऑफ कंपनी। कंपनी कितना पैसा कमाई है। इफ़ शेयर एम्पल प्रॉफिट, इफ देयर इज एम्पल मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, कंपनी कैन सेव एंड रिटेन सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कंपनी अपने पास जमा करके रख सकती है।
मोर द अर्निंग कंपनी कैन सेव मोर, ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा आपके पास तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकते हो। एटीट्यूड ऑफ अ टॉप मैनेजमेंट ऑल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग, जो मैनेजमेंट का किस तरह का एटीट्यूड है वो भी डिटरमाइन करता है कि कितना आप पैसा जमा करके अपने पास रखोगे। तो टोटल अर्निंग क्या हो रहा है वो एक पहला डिटर्मिनेशन हो गया। सेकेंड है टैक्सेशन पॉलिसी। अब देखो टैक्सेशन पॉलिसी कैसे इसको इफेक्ट करता है। टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन द कॉर्पोरेट सेविंग। अब देखो अगर टैक्सेस ज़्यादा हाई होंगे यानी गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लेगी कंपनी से तो कंपनी के पास कम पैसे बचेंगे। जब कम पैसे बचेंगे तो रिटेन अर्निंग भी कम होने वाली है, और जब टैक्सेस कम रहेंगे तो कंपनी के पास ज़्यादा पैसे बचेंगे तो रिटेन अर्निंग अपने आप हाई हो जाएगी। तो टैक्सेशन पॉलिसी भी डिपेंड करता है क्या, रिटेन अर्निंग टैक्सेशन पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है। थर्ड है डिविडेंड पॉलिसी किस तरह है आपका, जैसे अ पॉलिसी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन रिगार्ड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अ कंजर्वेटिव डिविडेंड नीडेड फॉर हैविंग अ गुड एक्यूमुलेशन, यानी कंजर्वेटिव आपने डिविडेंड दिया यानी आपने बहुत कम डिविडेंड दिया अपने शेयर होल्डर के पास। अब कम डिविडेंड दोगे तो आपके पास ज़्यादा पैसे बचेगा, और आपके पास अगर ज़्यादा पैसे बचाए तो आपका रिटेन अर्निंग अपने आप हाई हो जाता है। बट दिस पॉलिसी अफेक्ट द शेयर होल्डर एज दे गेट डिविडेंड एट अ लोअर रेट। लेकिन ये जो पॉलिसी होता है ये कुछ हद तक शेयर होल्डर लोग को अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उनको कम डिविडेंड मिल रहा है। तो डिविडेंड की जो आपकी पॉलिसी है, किस तरह का डिविडेंड आप देते हो, ये भी रिटेन अर्निंग को अफेक्ट करता है। तो आपने देख लिया, टोटल अर्निंग देख लिया, टैक्सेशन देख लिया, डिविडेंड पॉलिसी देख लिया। फोर्थ है गवर्नमेंट कंट्रोल। अब गवर्नमेंट का कैसा कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट इज रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अ कंट्री। अब किसी भी कंट्री के अंदर जो भी इकोनॉमिक रेगुलेटरी बॉडी होती है वो गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट देखती है कि कैसे इकोनॉमी चलता है। इट इज़ पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशन एंश्योर्स दैट कंपनी वर्क एज पर द रेगुलेशंस। ये ऐसे रूल्स बना हुआ है कि कंपनी जो भी काम करे वो गवर्नमेंट द्वारा रूल्स और रेगुलेशन बनाए द्वारा वैसे करने चाहिए। कंपनी हैज़ अ फॉर्मुलेटेड इट्स डिविडेंड पॉलिसी इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम बाय द गवर्नमेंट। कंपनी जो भी अपना डिविडेंड पॉलिसी बनाती है वो गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन देख के तभी बना सकती है। कंपनी कोई मनमानी नहीं कर सकती। कंपनी हमेशा गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर रह के ही काम करेगी। तो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो भी डिपेंड करता है कि उसके पास पैसे कितने जमा होंगे कि नहीं होंगे। तो बेसिकली आपको 4 पॉइंट याद रखना है कि आपके पास अर्निंग कितना है, आप टैक्स कितना पे कर सकते हो, आप डिविडेंड कितना पे करते हो, और आपके ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल किस तरह का है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार रीड कर लेना, आपको याद हो जाएगा। काफ़ी सिंपल भी है। आगे है आपका सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल। यानी बोरोड कैपिटल क्या होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बताया था, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, कि जो पैसा हम बाहर से लाते हैं उसे हम बोरोड कैपिटल बोलते हैं। जो पैसे पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं उसे हम बोरोड कैपिटल बोलते हैं। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग कैसा है इसका। ओनली ओन्ड कैपिटल इज नॉट सफिशिएंट टू कैरी ऑन अ बिजनेस। हमेशा ओन्ड कैपिटल बस नहीं होता बिजनेस के लिए, हमें और भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, हम बोरो करने चालू कर देते हैं। लाइक हम डिबेंचर ले लेते हैं, हम बैंक से लोन ले लेते हैं, ये सब क्या है, बॉन्ड ले लेते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब बोरोड कैपिटल होता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी और कंपनी नीड टू बोरो सप्लीमेंट इट्स ओन कैपिटल। मतलब ये अपने ओन्ड कैपिटल के साथ उसको कहीं ना कहीं बोरोड कैपिटल की भी ज़रूरत पड़ती है। एवरी ट्रेडिंग कंपनी इज एंटाइटल्ड टू बोरो मनी। हर एक कंपनी को पैसे तो बोरो करने पड़ते ही हैं। हाउएवर इट इज़ नॉर्मल प्रैक्टिस टू हैव अ प्रेस प्रोविजन इन अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये चीज़ लिखा होना चाहिए। अब MOA क्या होता है मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। ये कि रूल बुक होता है। एनेबलिंग द कंपनी टू बोरो मनी, वही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी को एनेबल करता है, यानी लाइक उनको वो देता है कि आप पैसे ले सकते हो बाहर से। मेमोरेंडम अथॉरिटीज कंपनी टू एक्सरसाइज द बोरिंग पावर वेयर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज टू हाउ एंड वाई बाय हुम दिस पावर शैल बी एक्सरसाइज। मेमोरेंडम बोलता है कि आप पैसे ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। वहीं पे आर्टिकल क्या बोलता है, आर्टिकल बोलता है आप कैसे पैसे ले सकते हो और किससे पैसे ले सकते हो। इस चीज़ में डिफरेंस है, क्योंकि मेमोरेंडम मैंने ऑलरेडी बताया था आपको बड़ी रूल बुक है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन है तो वो छोटी रूल बुक है। तो आर्टिकल बोलता है कि आप कैसे और किससे ले सकते हो, मेमोरेंडम बोलता है कि आप ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। शेल बी एक्सरसाइज द पावर टू बोरो मनी इज नॉर्मली एक्सरसाइज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये जो पावर होता है, पैसे बाहर से लेने का जो पावर होता है, वो जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग के हाथ में होता है। अ प्राइवेट कंपनी में एक्सरसाइज इट्स बोरोइंग पावर इमीडिएटली आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन। प्राइवेट कंपनी जैसे ही अपना
बिजनेस स्टार्ट होता है वो पैसे बाहर से ले सकती है। प्राइवेट कंपनी क्या कर सकती है, इनकॉर्पोरेशन के बाद इमीडिएटली वो पैसे लेना चालू कर सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी में क्या होता है, पब्लिक कंपनी के अंदर दे कैन नॉट एक्सरसाइज इज बोरिंग पावर अंटिल इट सिक्योर द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। ये चीज़ को डिफ्रेंशिएट में याद रखना अच्छे से। जब प्राइवेट कंपनी होगी तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के बाद ही वो बाहर से पैसे ले सकती है। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी होगी, इनकॉर्पोरेशन के बाद सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी उसको लेना होगा, उसके बाद जाके वो बाहर से पैसे ले सकती है। तो एकदम ईजी बेसिक डिफरेंस है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। आपने 11th स्टैंडर्ड में जब स्टार्ट हुआ था, लाइक जो भी बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं उसमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगता है, फिर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लगता है, ऐसे धीरे धीरे स्टेप पे बिजनेस स्टार्ट होते हैं। कैपिटल में भी बोरोड फॉर द शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म, या तो छोटे समय के लिए ले लो 5 साल से कम, या 5 साल से ज़्यादा, या फिर 15 साल से ज़्यादा। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म किसी भी समय के लिए पैसे ले सकते हो। इट इज़ बेटर टू रेज द बोरोड कैपिटल एज अ लेटर स्टेज ऑफ द कंपनीज बिजनेस व्हेन कंपनी वांट टू एक्सपांड और डाइवर्सिफाई। ऐसा अच्छा होगा कि आप बिजनेस में हमेशा थोड़ा लेट जाके आप बोरोड कैपिटल लो, यानी लंबे समय के बाद जब आपको बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है, बिजनेस को बड़ा करना है, तब लो एडिशनल कैपिटल। दिस एडिशनल कैपिटल, इसको आप क्या क्या बोल सकते हो, किस किस टाइप का होता है। या तो ये डिबेंचर होगा, आप डिबेंचर इशू करके ले लो, या तो आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लो, या बॉन्ड इशू कर लो, या लोन ले लो किसी कमर्शियल बैंक से। तो इन सब चीज़ों को बोरोड कैपिटल बोला जाता है। इंटरेस्ट इज पेड ऑन बोरोड कैपिटल, मैंने ऑलरेडी बता दिया, बोरोड कैपिटल पे हमेशा इंटरेस्ट पे किया जाता है, तो प्लीज़ अंडरलाइन कर लेना ये लाइन को। इट इज़ पेड एट ए फिक्स रेट, वो फिक्स रेट पे मिलेगा। कंपनी चाहे प्रॉफिट करे या लॉस, मगर उनको तो इंटरेस्ट फिक्स रेट में पे करना पड़ेगा। बोरोड कैपिटल इज रीपेएबल आफ्टर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। बोरोड कैपिटल जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद कंपनी को वापस देना पड़ता है, कंपनी वापस से उनको पे करना पड़ता है। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर थे तो उनको वापस देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बोरोड कैपिटल के केस में आपको पैसे वापस देने पड़ेंगे। इंटरेस्ट आपको टाइम टू टाइम देना पड़ेगा, फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो आपके कंपनी के ओनर नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली डबल माइंड रख के दिमाग में रखना है कि ओन्ड कैपिटल क्या होता है, ओड कैपिटल क्या होता है। आप एक ट्री डायग्राम बना के आजू बाजू में सारी चीज़ों को लिख के एक छोटे छोटे पॉइंट लिख सकते हो कि इसको इंटरेस्ट मिल रहा है, इसको डिविडेंड मिल रहा है, वो सारी चीज़ें लिख के अच्छे से अभी से याद कर सकते हो। माइंड क्लियर रखना, कोई चीज़ रट्टो फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपको स्लोली याद हो जाएंगी। तो इस लेक्चर में बस यहाँ तक ही करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।